आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑन कैमरा पर। मैं प्रियांशु और हमारे साथ सबसे लोकप्रिय और सबसे चहेते पंडित विवेक जोशी जी के साथ आज हम एक इंटरव्यू सेशन रखने वाले हैं, जिसमें मेरे पास समाज से जुड़ी और इनके समाज में योगदान से जुड़ी सवाल रखेंगे और इनसे एक सुंदर सुंदर जवाब के साथ, उम्मीद भरे आशाओं के साथ आगे की क्या क्या योजनाएं हैं इनके पास, उनके बारे में जानेंगे। और हम जानेंगे कि किस प्रकार से वो अपने आप को समाज के लिए ढाल देते हैं और किसी भी लाभ के बगैर वो अपना योगदान कैसे देते हैं समाज में। आइए कुछ सवाल रखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि वो अपने आप को आपसे रूबरू करवाएं। नमस्कार सभी को। मैं क्या किसी को रूबरू कराऊंगा, प्रियांशु जी ने तो पहले ही मुझे रूबरू करवा दिया। मैं तो स्वयं को अपने माता पिता के माध्यम से इस धरती के ऊपर में भेजा गया एक ऐसा नागरिक समझता हूँ जिसके माध्यम से राष्ट्र सेवा को, समाज सेवा को और मानव सेवा को सर्वोपरि रखते हुए अपने जीवन के सही मूल्यों का निर्वहन करना ही एकमात्र लक्ष्य है। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने इस जीवन काल के अंदर में यदि हम वास्तविक मूल्यों का निर्वहन नहीं कर सके, यदि हम मानव सेवा सच्चे रूप में नहीं कर सके, यदि हम अपने माता पिता का सेवा, अपने गुरुजनों का सेवा, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण भाव नहीं रख सके, तो यह जीवन ही निरर्थक है। तो मैं तो इसी भावना के साथ में यही मेरा छोटा सा परिचय है कि इस जीवन के अंदर में कुछ अच्छा करने के लिए, अपने राष्ट्र का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करने के लिए, मानव की सेवा करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है और वही करते रहेंगे। क्या बात है, इससे भी सुंदर कोई परिचय हो सकता है क्या? जो हम सबको कुछ समाज में योगदान देने लायक प्रेरित कर दे। मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है। वो सवाल कुछ मैंने यूँ बनाए हैं ताकि मैं आपके अंदर की भावनाओं को जान सकूं कि किस तरीके से, जिस तरीके से आप समाज के लिए योगदान कर देते हैं, उस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति, आप भी एक सामान्य व्यक्ति हैं, हम जैसे सामान्य व्यक्ति भी किस तरीके से योगदान कर सकते हैं। कुछ चीज़ें बड़े स्तर पर होती हैं, कुछ चीज़ें छोटी स्तर पर होती हैं। मेरा पहला सवाल आपसे, सामाजिक गतिविधियों से व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में योगदान कैसे हो सकता है? देखिए, बहुत सिंपल सा फंडा है प्रियांशु जी कि जो समाज सेवा होती है वो वास्तविकता में समाज सेवा एक इस प्रकार की सेवा का प्रकल्प हो जाता है जो कि एक नहीं अपितु कई प्रकार के योग्यताओं का इंक्लूज़न किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर में करता है। यदि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को या फिर अपने इंडिविजुअल लाइफ को यदि हम जोड़ें, तो एक समाज के अंदर में हर स्थिति का सामना कर चुके व्यक्ति के अंदर में वो प्रतिभाओं का इंक्लूजन होता है कि जिसके माध्यम से व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं बहुत छोटी लगने लग जाती हैं। और जब हम अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर में आते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी बहुत छोटी लगने लग जाती है। लेकिन सामंजस्य बैठाना बड़ा कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि मेरा खुद का स्व अनुभव है ऐसा कि जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन को मैनेज कर रहे होते हैं तो व्यक्तिगत जीवन के अंदर में बहुत सारी व्यवस्थाएं आपको ऐसी अपने परिवार के लिए निर्धारित करनी पड़ती हैं जो कि एक प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट में प्राप्त होती है। यदि आप सामाजिक हैं और पूर्ण रूपेण समाज के प्रति आप समर्पित हैं, आपकी जैसे, तो उस स्थिति में बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, बहुत सारे समझौते होते हैं जो आपको अपने जीवन में करने पड़ते हैं। यदि आप मेरे जीवन अनुभव के बारे में पूछें तो मुझे हमेशा एक चिंता रहती है, एक बेचैनी रहती है कि मेरा परिवार है, मेरी बेटी है, मेरा परिवार है, तो उस बेटी और अपनी पत्नी और अपनी माता के लिए, अपनी माँ के लिए जो व्यवस्थाएं उनके अनुकूल, जो व्यवस्थाएं उनको प्राप्त होनी चाहिए, क्या मैं उसको करने में सक्षम हूँ? तो ये प्रश्न मैं स्वयं से भी पूछता हूँ डेली। और उस प्रश्न को पूछने के बाद में फिर मैं ये भी विचार करता हूँ कि पर्सनल लाइफ
के साथ में, क्योंकि समय तो सबके पास में एक सीमित होता है, जिस प्रकार से 24 घंटा आपके पास में, उसी प्रकार से 24 घंटे का समय मेरे पास में है। जीवन बड़ा अनिश्चित है, मालूम नहीं किसका कितना जीवन है। आज इतनी अनिश्चितताओं वाला समय है जहाँ पर मालूम ही नहीं है कि कब किसका जीवन कैसे समाप्त हो जाता है, कौन सी दुर्घटना घटना हो जाती है या फिर किसी भी रूप में। तो जीवन भी कम है, अनिश्चित है, और समय भी जो हमारे पास में है वो बराबर है। उस कम समय, निश्चित समय, अनिश्चित काल के अंदर में किस प्रकार से हम कितने सारी चीज़ें, कितने काम कर लें, उसको मैनेज करना, उसको प्लान करना व्यक्तिगत जीवन के साथ में और प्रोफेशनल जीवन के साथ में, ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और फिर जब सामाजिक आदमी हो जाता है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ में, व्यक्तिगत जीवन के साथ में यदि आप सामाजिक हैं, तो सामाजिक परिवेश जिनसे आप मिलते हैं, जुलते हैं, जिनके पास में आप व्यावहारिकता के साथ में उठते बैठते हैं, उनके जीवन के अनुभव आपके बड़े काम आते हैं, आपके व्यावसायिक जीवन के अंदर और आपके परिवार के अंदर में। उसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। क्यों नहीं? कि जैसे मेरी एक आदत है, मैं भी प्रोफेशनल था आज से कुछ वर्ष पूर्व। मैं भी उस ऑफिस रूटीन वाली लाइफ का एक हिस्सा था। सुबह से शाम तक ऑफिस के जीवन में रहना, काम करना, और बड़ा खुशी होता था जब वो लास्ट वर्किंग डे के अंदर में वो सैलरी क्रेडिट होता था अकाउंट के अंदर में। तो बड़ा खुशी का ठिकाना नहीं रहता था कि हाँ चलो अब हमारे पास में महीने के कुछ ऐसी व्यवस्था है जो कि मेरे व्यक्तिगत जीवन को, मेरे पारिवारिक जीवन को मैनेज कर लेगी। और प्रोफेशनल जीवन में क्योंकि अच्छा कर रहे थे तो अच्छा सैलरी मिल रहा था, सारा चीज़ें, सारी व्यवस्था अच्छा चल रहा था। लेकिन एक आत्मिक संतुष्टि नहीं थी जीवन के अंदर में, एक संतुष्टि की भावना नहीं थी, क्योंकि विचारधारा ये कहती थी कि यार जीवन में दिन में यदि एक नए व्यक्ति से मुलाकात ना हो तो फिर जीवन में कुछ भी नहीं किया। और मैं तो 10-10 व्यक्तियों से मिलने वाला व्यक्ति हूँ नए हर दिन। तो उस विचारधारा के साथ में बड़ा सीमित सा हो गया था। तो जब सीमित हो गया तो उसको असीमित करने के लिए मैंने विचार किया कि यार कहीं ना कहीं कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब वो सेक्रीफाइस कहाँ हुआ? वो सेक्रीफाइस वहीं हुआ कि मुझे अपनी नौकरी को त्याग करके अपने बाकी कामों को आगे बढ़ाना पड़ा, जिसमें निरंतरता के साथ में बहुत सारे संघर्षों के साथ में जीवन को आगे बढ़ाता चला। और हमेशा ईश्वर को हाथ पकड़ा करके अपने माता पिता के आशीर्वाद से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, अपने बड़ों के आशीर्वाद से, छोटों के प्यार से इस जीवन को आगे बढ़ा रहा हूँ। संघर्ष तो ख़त्म होता नहीं है, किंतु ये मालूम है कि मेरा हाथ सही हाथ में है और वो मुझे आगे लेकर के जाएगा। क्यों नहीं, बहुत सुंदर। जो आपकी सीढ़ियाँ हैं निरंतर अभ्यास की, वो हमारे दर्शक पहले ही जान चुके हैं आपके बारे में, और वो सभी के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि प्रोफेशनल लाइफ को त्यागो नहीं, लेकिन उसके साथ में आप सामाजिक योगदान भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न, उन रणनीतियों का वर्णन करें जो सामाजिक कल्याण और पेशेवर विकास के साथ मिलकर विकास कर सकती हैं। देखिए ना, बहुत सारी रणनीतियाँ हैं। वो रणनीतियाँ बनाने का कार्य तो व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। कुछ लोग होते हैं जो रणनीतियाँ ऐसी बनाते हैं जो कि उनके लिए लाभप्रद होती है। कुछ लोग अपने जीवन के सारे अनुभवों का समाकलन करके, उनको जोड़ तोड़ करके कुछ रणनीतियाँ ऐसी बनाते हैं जो कि समाज को और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो रणनीतियों की बात करें तो हर एक अवसर, अब जैसे मैं यहाँ पर भी बैठा हूँ तो मुझे बहुत सारे अवसर नज़र आते हैं। मुझे अवसर नज़र आते हैं कि यार इस जगह के ऊपर में ना इस तरीके की व्यवस्था हो सकती है, और उस व्यवस्था के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब व्यवस्था के अनुरूप रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। मैं इसको भी अपने रियल लाइफ एक उदाहरण के साथ में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा, और कोशिश करूँगा कि जो भी लोग मेरी बातों को सुन रहे होंगे और वो बात उन तक पहुँचाने का सिर्फ एक यही इसीलिए पहुंचाना चाहते हैं, एक मोटिव हमारा जो ये है कि कम से कम जो अनुभव मैंने अपने जीवन में गेन किया, वो अनुभव लोगों के साथ में साझा करके, हो सकता है बहुत सारे युवा इस मानसिकता के साथ में आगे बढ़ रहे हो, जैसी मानसिकता मेरी भी कुछ वर्ष पूर्व थी।
तो उस मानसिकता के अंदर में उनको कुछ ना कुछ बल मिले, उनको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो कि जब जीवन के इस पड़ाव में जब हम आते हैं तो किस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो रणनीतियों की बात करें तो रणनीतियाँ बहुत सिंपल होनी चाहिए, जहाँ पर आप बड़े निश्चल हैं, ईमानदार हैं, जहाँ पर आप हमेशा दिल से सोचने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी रणनीतियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे 2014-15 में, हालांकि शिक्षा से संबंधित कार्यों को तो मैं जब मैं अपने विद्यालय के जीवन में था तभी से कर रहा हूँ, किंतु 2014-15 तो एक ऐसा समय का एक ऐसा कालचक्र हुआ जहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को त्याग करके सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा के अंदर में पदार्पण किया। अब जब हम उस स्टेज पर पहुँचे तो वहाँ पर सबसे पहला एक रणनीति जो मैंने बनाया, वो रणनीति मेरे जीवन के लिए, वो जीवन रणनीति इसलिए बनाया ताकि मैं जो समाज सेवा कर रहा हूँ, जो अपना समय दे रहा हूँ इतने सारे सेक्रीफाइस करके, वो किसी न किसी रूप से किसी न किसी को लाभ पहुँचाए, किसी न किसी को फ़ायदा पहुँचाए, किसी के जीवन में कुछ खुशी लेकर के आने का प्रयास करें। तो पहली रणनीति मैंने बनाई कि सबसे आवश्यक विषय वस्तु जो इस जीवन की है वो है शिक्षा। यदि किसी के पास में एक अच्छी उचित शिक्षा होगी तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति कभी भी किसी भी मोड़ पर जीवन के पीछे नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ कर ले जाएगा। तो शिक्षा के प्रति एक रणनीति बनाई कि शिक्षा कैसे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो उसी समय क्योंकि मैं हमेशा से बड़े बड़े महापुरुषों को फॉलो करता आ रहा हूँ, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता चला आ रहा हूँ, तो एक महापुरुष जो कि मेरे जीवन को बड़ा प्रभावित करते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय के जीवन से मैं बहुत प्रभावित हूँ, उनके कार्यों से बड़ा प्रभावित हूँ। मैं शुरू से ही देखता आ रहा था, बनारस के साथ में भी मेरा बड़ा अच्छा लिंकअप है। तो बनारस के साथ में जब मैं बचपन में बनारस में जाया करता था तो वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा सा गेट देखा करता था और उस गेट से आने और जाने वाले छात्रों का समूह देखा करता था। तो उस समूह को देख करके मुझे एक अलग सी ऊर्जा अंदर मेरे जागृत होती थी और उस ऊर्जा में ऐसा लगता था कि कितना बढ़िया विश्वविद्यालय है जहाँ पर मेरी भी पढ़ने की आकांक्षा थी। किंतु उस समय का समय था कि उस विद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर में पढ़ने के लिए भी बड़ा कंपटीशन, टफ कंपटीशन होता था और यदि कोई पहुंच जाता था पढ़ने के लिए तो उसको माना जाता था कि बहुत बढ़िया पढ़ने में बच्चा है। तो उस टाइम पर दिमाग के अंदर में था कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ वो किस प्रकार से हुआ। तो बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, बहुत सारे श्रेष्ठ लोगों ने, बहुत सारे महानुभावों ने के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई और किताबों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बड़ा संघर्ष किया था उस विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर के। उन्होंने घर घर जा कर के लोगों से एक एक रुपए इकट्ठा करके उस विश्वविद्यालय जैसी भव्य व्यवस्था को जन्म दे दिया, जहाँ से न जाने कितने लाखों की संख्या में विद्यार्थी पढ़े और पढ़ करके न सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन किया, उन्होंने अपने विश्व में अपने राष्ट्र का नाम रोशन करने का काम किया। तो बड़ा प्रभावित किया। मैंने भी सोचा 2014-15 में कि यदि पंडित मदन मोहन मालवीय को मैं आदर्श मानता हूँ तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, एक रणनीति बनाई जाए जिसके तहत बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं, आर्थिक आधार पर, जिनको सिर्फ आर्थिक आधार पर शिक्षा नहीं लेने दिया जाता अच्छे विद्यालयों के अंदर में या फिर अच्छे कोचिंग सेंटर्स या ट्यूशन सेंटर्स के अंदर में, तो क्यों ना कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जागृति की जाए कि जिसके माध्यम से उन बच्चों को वो शिक्षा प्राप्त हो सके जिसकी वो योग्यता वो रखते हैं। तो 1 रुपये माह के शुल्क का कलेक्शन करके बच्चों को शिक्षित करने का कार्य जो है वो प्रारंभ हुआ और वो निरंतर आगे बढ़ता रहा। 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20 और 20 इस तरीके से बढ़ते बढ़ते हजारों बच्चों की संख्या हमारे पास में रही और उन बच्चों को आज भी उन प्रकल्पों के माध्यम से हम शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। तो वो एक स्ट्रैटेजी के तहत हुआ। आज और भी प्रकल्प उसी स्ट्रैटेजी के आधार पर, तो सामाजिक योगदान के अंदर में एक मानव का रणनीति के माध्यम से किस प्रकार से आगे निर्वहन हो सकता है, किस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो रणनीतियाँ बहुत ज़रूरी हैं जीवन के अंदर में। एक युद्ध को लड़ने के लिए भी रणनीति चाहिए होती है, समाज सेवा करने के लिए भी रणनीति चाहिए होती है, अपने परिवार को चलाने के लिए भी रणनीति चाहिए होती है। तो रणनीति का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। बस डिपेंड करता है कि वो रणनीति सकारात्मक में है या फिर नकारात्मक में है।
क्योंकि कुछ लोग ऐसी रणनीतियों का निर्माण करते हैं जो कि किसी व्यवस्था को डाउन करने के लिए होती है, और कुछ लोग ऐसी रणनीतियाँ बनाते हैं किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए होती है। तो मेरा बिलीव ये है, मेरा विश्वास ये है कि रणनीतियाँ जो है वो किसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्टिव मोड में होनी चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव मोड में होनी चाहिए। आपका जो सफ़र था वो सफ़र बहुत ही लंबा रहा। आपने जिस प्रकार बताया कि जब आप बनारस जाया करते थे तो आपने बहुत ही कम उम्र में विश्वविद्यालय का देखा, गेट हैं, उसके बाद आपको मदन मोहन मालवीय जी के बारे में आपको ज्ञात हुआ, आपने उनके पथ को चुना आगे बढ़ने की पूरी जो आपने ज़ोरों शोरों से अपने आप को प्रेरित किया और आप उस मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसे लाभदायी रणनीतियाँ एक 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 व्यक्ति जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में अभी भी है और वो चाहता है कि सामाजिक योगदान भी दे, वो शुरुआत कैसे कर सकता है? बहुत सिंपल सी शुरुआत है प्रियांशु जी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो किसी भी मुझे मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी बच्चे के अंदर में सामाजिक भाव की उत्पत्ति उसके घर और परिवार से होती है। क्योंकि हमेशा से विद्यालय की शिक्षा या फिर कॉलेज की शिक्षा तो एक दूसरा पड़ाव होता है, लेकिन जीवन का जो प्रथम पड़ाव होता है वह व्यक्ति का घर होता है। बच्चा जिस दिन पैदा होता है उस दिन से ही घर परिवार के बीच में रह करके कुछ ना कुछ सीखने का शुरुआत कर देता है। जैसे उदाहरण है कि बच्चा जब आता है तो कुछ बोलना नहीं जानता है, उसको कोई भाषा का ज्ञान नहीं होता है, किंतु जो भारत में भी जो हिंदी भाषी बच्चे परिवार के बीच में बच्चा पैदा होता है तो वो हिंदी भाषा में ही अपना कॉन्वर्सेशन शुरू कर देता है। इसी प्रकार से विदेश के किसी देश में यदि कोई बच्चा अंग्रेजी सुनता है तो अंग्रेजी में बात करना शुरू करता है। कोई तमिल में पैदा होता है तो वो तमिल बोलना शुरू करता है। तो व्यक्ति, किसी भी बच्चे का जो प्रारंभिक जीवन है वो घर से शुरू होता है, परिवार से शुरू होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, घर परिवार में जो माता पिता या फिर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे का जैसा मार्गदर्शन करेंगे वो बच्चे की मानसिकता का भी विकास उसी रूप में होगा। तो मेरा मानना ये है कि ऐसी स्थिति में जब अपने प्रोफेशनल जीवन को साथ लेकर के, सामाजिकता को इंक्लूड करके किसी बच्चे को या किसी भी युवक को या फिर किसी भी नागरिक को आगे बढ़ना है, तो उसकी शुरुआत जो है, उसकी नींव उसके बचपन में ही रखी जानी चाहिए। और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? वो हमारे जैसे माता पिताओं की है। क्योंकि मैं भी नया पिता बना हूँ, 7 वर्ष पूर्व बिटिया का जन्म हुआ, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बिटिया को वो चीज़ों का दर्शन कराऊँ, वो चीज़ें सिखाऊँ, समझाऊँ, जो कि जब वो अपने जीवन काल में आगे बढ़े, जब वो 18 वर्ष की हो तो उसे मालूम हो कि उसको अपनी शिक्षा के साथ में, अपनी उच्च शिक्षा के साथ में किस प्रकार से सामाजिकता को मैनेज करना है। जब वो 18 वर्ष से ऊपर किसी कार्यक्षेत्र में जाए तो कार्यक्षेत्र के साथ में, अपने कार्य के साथ में किस प्रकार से सामाजिकता को मैनेज करना है वो उसको आए। उसका जो बीज अंकुरण है वो अभी इस समय चल रहा है। अब वो चल कैसे रहा है? वो विद्यालय जाती है मेरी बिटिया। अब विद्यालय जाने के साथ में जो विद्यालय की शिक्षा है उसको तो प्राप्त कर ही रही है, लेकिन उसके साथ में उसको हम अपना समय दे करके, क्योंकि उसको जीवन में लेकर के आए हैं, तो समय देना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम ये कह करके कि हमारे पास में समय का अभाव है, मैं वर्किंग हूँ या फिर मेरी पत्नी वर्किंग है, यदि हम उस बात को आगे बढ़ा करके उस बच्चे को किसी और के भरोसे छोड़ करके जीवन चलाएंगे, तो वो बच्चा भी जब आगे बढ़ेगा तो वो सोशल नहीं होगा, वो भी सेल्फिश होगा। तो हमको ध्यान रखना है कि हमको स्वार्थी जीवन नहीं, हमको निस्वार्थ जीवन, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र को आगे बढ़ाते हुए अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के ऊपर में खड़ा करना है। तो उसी लिहाज से सबसे पहली जिम्मेदारी, देखो अब तो जो जिनके साथ में होना है हो गया, जिसने जैसी शिक्षा दी अपने बच्चों को बन गए। लेकिन मेरा जो ये मैसेज है, ये मैसेज आज के युवाओं को है, जो आज भी वो युवा जो बैचलर है, जो अभी विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, विवाह के बाद में अपनी संतानों की उत्पत्ति करेंगे, उन लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पहले दिन से ही अपने बच्चों को वो नींव प्रदान करें, वो संस्कार प्रदान करें, वो काबिलियत प्रदान करें कि वो किस प्रकार से अपने परिवार के साथ, अपने विद्यालय जीवन के साथ, अपने कॉलेज के जीवन के साथ, फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ में किस प्रकार से निरंतर समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहें।
तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से सामाजिकता के साथ में अपने बच्चों को कनेक्ट करें, ताकि आगे आने वाला समय जो है वो बड़ा उज्जवल बने हर दृष्टिकोण से। बहुत ही खूब, क्या लाजवाब जवाब था इस चीज़ का। मेरा अगला प्रश्न, शिक्षक की भूमिका क्या है छात्रों के करियर और आत्म के संदर्भ में, क्योंकि आप अपना पहला कार्य जो चुना था शिक्षा को लेकर के, तो आपसे ये बहुत ही सुंदर, इससे सुंदर प्रश्न नहीं हो सकता। प्रियांशु जी, शिक्षक के तौर पर और शिक्षा के प्रति तो मेरा हमेशा से भाव जो है वो बड़ा ही मतलब ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से ईश्वर की आराधना की जाती है, तो शिक्षा को लेकर के भी एक शिक्षक को ऐसा ही होना चाहिए कि वो एक आराधना है, वो एक साधना है उसके लिए। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज शिक्षा और शिक्षक उसे साधना ना समझ करके उसे सिर्फ अपने जीवन का एक प्रयोजन समझते हैं, जिसके माध्यम से वो आजीविका कमाते हैं। और ये दुर्भाग्य है, और यही कारण है कि आज शिक्षा का स्तर जो है वो दिन प्रतिदिन जो है बड़ा नीचे चला जा रहा है। क्योंकि जो एक शिक्षक है, वो शिक्षक, हम जब पौराणिक समय की बात करें तो पौराणिक समय के अंदर में जो गुरु हुआ करते थे, गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी। तो वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत होता क्या था कि गुरु के पास में जो शिष्य पहुंचते थे पूरा समर्पण भाव के साथ पहुंचते थे। और गुरु भी आदरणीय पूजनीय इसलिए होते थे क्योंकि गुरु भी शिक्षा को एक व्यवसाय ना बना करके शिक्षा को वास्तविकता में उन्होंने जो अपने गुरुओं से अर्जित किया या शक्तियों से अर्जित किया उस ज्ञान को देने का प्रयास करते थे बिना किसी भेदभाव के। आज शिक्षा का जो स्तर बहुत नीचे चला गया, उसका सिर्फ कारण ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य में, मैं पुरानी बातों को नहीं करता हूँ क्योंकि वो तो एक बहुत लंबा डिस्कशन टॉपिक हो जाएगा। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ, जब हम आधुनिक युग के अंदर में आज की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के चलते हैं और शिक्षक और विद्यार्थी के जीवन को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, तो आज बड़ा दुख का विषय है, ना तो शिक्षक और ना ही विद्यार्थी। विद्यार्थी अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करता। मुझे तो याद है कि आज भी, पहले तो जब हम छोटे थे अपने शिक्षकों को देख करके उनका चरण स्पर्श किया करते थे, उनका आशीर्वाद लिया करते थे, और एक ऐसा आदर का भाव होता था कि जब शिक्षक घर के आगे से भी गुजरते थे तो एक भाव होता था कि शिक्षक आकर के घर के अंदर में किसी तरीके से हमारी थोड़ी सी तारीफ़ करें माता पिता के सामने, तो उससे हमारे माता पिता गर्वान्वित महसूस करेंगे। और कभी कभी कुछ गड़बड़ भी करते थे विद्यालयों के अंदर में, तो डर भी लगता था। डर ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी अंदर आ जाएं और आकर के कोई शिकायत कर दे। तो एक दो इंसिडेंट लाइफ में ऐसे हुए भी कि जब कुछ गड़बड़ हुआ तो हम तो बेड के नीचे घुस जाया करते थे, छुप जाया करते थे कभी शिक्षक आते थे। तो बड़ा सुंदर व्यवस्था थी। अपने समय में तो हमने शिक्षा की व्यवस्थाओं को देखा। उस समय जन संपर्क, घर घर संपर्क, गृह संपर्क किया जाता था शिक्षकों के माध्यम से। आज के समय में तो शिक्षकों के पास में इतना समय ही नहीं है कि वो अपने अभिभावकों के साथ में बात करें। आज के समय में विद्यालयों के अंदर में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का फॉर्मेट रखा गया है, लेकिन उस पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर भी वो एक लिमिटेड समय पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में कॉन्वर्सेशन का होता है, जिसमें वो खुलकर की चीज़ें बात हो नहीं पाती हैं। शिक्षकों का जो नियुक्तियां आज के समय में हो रहा है, तो वो भी एक प्रश्न का विषय है, क्योंकि शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर के भी मैं बहुत ही अपने आप को दुर्भाग्यशाली महसूस करता हूं कि हुआ क्या कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो आजकल शिक्षकों की सिर्फ एक सीमा निर्धारण कर दिया गया कि जो शिक्षक है वो शिक्षक का जो एक प्रोफाइल होना चाहिए, उसका जो एकेडमिक प्रोफाइल होना चाहिए वो बीएड होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। डिग्रियां बिक रही हैं आज वो शिक्षक जो कि डिज़र्व नहीं करते शिक्षक होना, जिनको ज्ञान नहीं है, वो भी आज किसी विद्यालय के अंदर में शिक्षक बन करके बैठे हुए हैं। और बहुत सारे युवा ऐसे जो कि पैसों के अभाव में डिग्रीज नहीं ले पा रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जो कि काबिलियत रखते हैं, वो बाहर रोडों के ऊपर में घूम रहे हैं, समोसे बेच रहे हैं या फिर सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। काम कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति जिस कार्य को डिजर्व करता है वो करना चाहिए। शिक्षा बहुत ज़रूरी विषय है। शिक्षा एक ऐसा विषय जो कि आधारशिला है हमारे जीवन की।
तो उसके अंदर में जो शिक्षकों का इंक्लूजन होना चाहिए वो योग्यता के आधार पर होना चाहिए, अच्छे शिक्षकों की अच्छी काबिलियत के आधार पर होना चाहिए। तो क्योंकि जो चयन की प्रक्रिया है या फिर हमारे शिक्षा का एक जो निर्धारण किया गया, पैरामीटर्स बनाए गए, उसके आधार पर जो आज शिक्षा की व्यवस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, उसकी वजह से बच्चों के बीच और शिक्षकों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। क्लासरूम्स के अंदर में जब शिक्षक जाता है तो आप तो खुद ही एक विद्यार्थी हो, देखते हो कि जो एक बॉन्डिंग बच्चे के बीच में और शिक्षक के बीच में होनी चाहिए वो बॉन्डिंग नहीं होती है, वो बॉन्ड क्रिएट ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि आपने जो प्रश्न पूछा उससे मैं कनेक्ट करता हूं अब इसको, लोगों के पास में उलझने और टेंशन्स इतनी बढ़ गई आज के समय में। अब जैसे एक शिक्षक का घर है, परिवार है, वो सुबह सुबह विद्यालय के लिए निकलता है तो उसका पत्नी के साथ में किसी विषय को लेकर के झगड़ा हो जाता है। अब वो झगड़े वाले नेगेटिव माइंडसेट के साथ में विद्यालय पहुंच गया। अब जब विद्यालय पहुंचा और अपना क्लासरूम में जाकर के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो उसके दिमाग में तो वो नेगेटिविटी है ना, तो वो नेगेटिविटी के साथ में यदि किसी विषय को लेकर के पढ़ाना शुरू करेगा तो वो उसको अच्छे से पढ़ाएगा ही नहीं, उसका दिमाग तो बार बार अपनी पत्नी की तरफ में जा रहा है। तो शिक्षकों के लिए एक मैसेज, एक संदेश मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं कि कोई भी जो शिक्षक हैं जब विद्यालय के परिसर के अंदर में घुसते हैं ना, तो उनको जिस प्रकार से हम मंदिरों में जाते हैं और चरण स्पर्श करके मंदिर का ऐसे नतमस्तक होकर के जाते हैं, वैसे ही शिक्षकों को विद्यालय के अंदर भी ना चरण छूने चाहिए, विद्यालय को क्या बोलते धन्यवाद करना चाहिए, उनका अभिवादन भी करना चाहिए, नमन भी करना चाहिए। और उसके बाद में जब विद्यालय में एंट्री करते हैं तो वो सारी अपनी घर की, अपनी पारिवारिक, अपनी पर्सनल चीज़ों को बाहर छोड़ करके, क्योंकि वो जो पौध खड़ी हुई है ना लंबी चौड़ी, वो पौध के नव जीवन निर्माण का कारण आप हो शिक्षा के रूप में। तो ये प्रकार का जो इस प्रकार की जो व्यवहार है उसको अपने जीवन के अंदर में उनको इंक्लूड करना चाहिए शिक्षकों को। यदि ऐसा करेंगे तो निसंदेह शिक्षक कुछ ना कुछ अपने क्लासरूम से बाहर निकलेगा तो अब बच्चों को कुछ सिखा करके, समझा करके, जीवन उपयोगी साधनों को बता करके जाएगा। तो शिक्षकों के लिए मैं एक संदेश यही देना चाहता हूँ। बहुत ही खूब, बहुत ही सही था आपका ये जवाब, क्योंकि हर शिक्षक को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ बच्चों का जो नींव बनाते हैं उसकी जो शुरुआत करते हैं वो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ करनी चाहिए। अब मैं ये जानना चाहूँगा और मेरे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपका जो समाज सेवी होने का जो कर्तव्य है उसमें आपने जो शिक्षा को एक अटल रूप दिया, इस प्रश्न का जवाब दे करके आपने अपने स्तर पर शिक्षा को कोचिंग सेंटर द्वारा बच्चों को बहुत ही एकरूपी मूल्यांकन के साथ आपने उनको शिक्षा देने का जो कार्य किया, अगर उसको एक बड़े लेवल पर, एक विद्यालय के लेवल पर जब करना हो तो आप इस चीज़ को किस तरीके से कर रहे हैं या फिर किस तरीके से आप इसको एक्शन में लेके आ रहे हैं, इसके बारे में हमें कुछ जानना है आपसे। देखिए, एक यहाँ पर कितने सारे पौधे लगे हुए हैं। बिल्कुल। और जब वो पौधे बीज के स्वरूप में लगाए गए थे, जब उनको बीज लगाया गया था, बीजारोपण किया गया था, तो उस समय बीजारोपण करते समय इनके अंदर में पुष्प नहीं निकले हुए थे। या फिर ये वृक्ष देखें तो वृक्षों के अंदर में क्या होता है कि जब वृक्ष छोटे छोटे पौधों के रूप में लगाए जाते हैं तो उस समय वो फल देना शुरू नहीं कर देते हैं। उनकी अपनी एक स्थिति, एक स्टेज होती है जब जाकर के वो फल देना या फूल देना या फसल, अनाज देना, ये सारा प्रारंभ होता है। मेरा भी मानना यही है कि जब मैं समाज सेवा और जब मैं अपने वास्तविक मानव सेवा के धर्म की तरफ आगे बढ़ा तो सबसे पहले मुझे लगा कि समाज शिक्षित होना चाहिए। उसके बाद में फिर और भी बहुत सारे प्रकल्प हुए जिसके अंदर में मुझे लगा कि बेटियों का सशक्तिकरण होना चाहिए। जो लोग वास्तविकता में चिकित्सा की सुविधाओं से वंचित हैं उनको चिकित्सा का व्यवस्थाओं का मिलना होना चाहिए। उसके बाद में फिर भोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए जो लोग अभावित हैं। उस प्रकार से फिर आगे बढ़ते हुए बहुत सारे और प्रकल्प जिसके अंदर में स्वच्छता होनी चाहिए, जिसके अंदर में पर्यावरण की सेवा होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ों को हमने कंटिन्यू किया, लेकिन शिक्षा सबसे प्राथमिक तौर पर।
अब जब आपने पूछा कि उस शिक्षा के एक छोटे से प्रारूप को हम जब बड़े प्रारूप के रूप में लेकर के चलेंगे तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मैंने एक बीजारोपण किया था, जो बीजारोपण पहले हो चुका। अब वो बीजारोपण करके, क्योंकि हर एक व्यवस्था के लिए पावर का होना भी ज़रूरी है, पैसे का भी होना ज़रूरी है आज के समयानुसार। तो आज के समय अनुसार यदि हम कोई एक छोटा कार्य भी करना चाहते हैं, शिक्षा के ही क्षेत्र में यदि मैंने 1000 बच्चों को जोड़ा अपने साथ में, तो 1000 बच्चों के लिए उन व्यवस्थाओं को भी जोड़ना पड़ा, शिक्षकों को नियुक्त करना पड़ा, बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था, बच्चों का जहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो प्रेमिसेस का निर्धारण, इस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्थाओं में धन लगता है। जितना धन था उतना कर दिया। अब आगे की व्यवस्थाओं के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो धन और एक पावर, शक्ति भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आसुरी शक्तियाँ भी एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं जब कुछ अच्छा काम करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मैं आगे बढ़ा कुछ अच्छे कार्यों को, तो कुछ विकृत मानसिकता के लोगों के द्वारा उसका विरोध भी किया गया, उसको रोकने का प्रयास भी किया गया। हर चीज़ से लड़ते झगड़ते आगे बढ़ते सामर्थ्य के साथ में आज इस स्थिति में पहुँचे, और निश्चित रूप से आगे भी पहुँचेंगे। अब आगे कैसे पहुँचेंगे, तो हमारे पास में कुछ योजनाएं हैं, जिन योजनाओं को हम आगे चाहते हैं पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करना। उन योजनाओं में मैं सबसे पहले बता दूं, जो व्यवस्थाएं बन चुकी हैं उन व्यवस्थाओं को सबसे पहले मजबूत करना, सुदृढ़ करना। अब जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, मैक्सिमम व्यवस्थाएं यहाँ पर सरकारी व्यवस्थाएं। अब सरकारी व्यवस्थाओं में, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में भी महरौली में बैठे हैं, तो महरौली के अंदर में जो सरकारी विद्यालय हैं वो सरकारी विद्यालय सारी दिल्ली सरकार के अंदर में हैं, और महरौली के विद्यालय जो हैं वो यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं उनके माध्यम से संचालित किए जाते हैं। यानी कि कोई कार्य है तो वो वहाँ से होता है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा निदेशालय के माध्यम से। तो शिक्षा निदेशालय के ऊपर में जो एक जनप्रतिनिधि बैठा हुआ है, यदि वो जनप्रतिनिधि चाहे तो निश्चित रूप से इस विद्यालयों के अंदर में कुछ ऐसे बहुत सारे प्रयोजन किए जा सकते हैं। लीक से हट करके सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप कॉमन वे में जाओगे, भीड़ चाल में जाओगे तो वैसे ही रह जाओगे, आपको डिफरेंट सोचना पड़ेगा। तो मेरे पास में कुछ योजनाएं हैं, जैसे कल को यदि मेरे पास में कुछ हाथ में पावर होती है तो इन्हीं विद्यालय के स्ट्रक्चर्स के अंदर में मैं सुबह से लेकर के रात तक की एक्टिविटीज़ शुरू करवा दूंगा। मतलब विद्यालय के समय में तो बच्चा एजुकेशन ले ही रहा है, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उन बच्चों के लिए भी इवनिंग के अंदर में, जो विद्यालय इवनिंग के टाइम में, आफ्टरनून के टाइम में खाली हैं, उन बच्चों के लिए भी शिक्षा का, क्योंकि स्ट्रक्चर तो है ही हमारे पास, क्लासरूम्स तो है ही, व्यवस्था है, तो हम क्यों ना उसको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रयोग करना शुरू करें। तो मेरा विचार ये है कि जब कभी मेरे को अवसर मिलेगा तो मैं कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बनाऊंगा कि वो बच्चे जो कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन से पीछे रह जाते हैं किसी कारण से, उनको शाम के समय या आफ्टरनून के समय क्षेत्र के ही कुछ ऐसे वॉलंटियर्स के माध्यम से जो योग्य हैं और किसी वजह से रह गए शिक्षक बनने में, उन लोगों को कनेक्ट करके एक दूसरे का सामंजस्य बैठा करके शिक्षा देने का कार्य करूंगा, जिससे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक मॉडल मैं बनाने का प्रयास करूंगा जिसको फिर आने वाले समय में सभी लोग फॉलो करेंगे। तो शिक्षा के प्रति आने वाले समय के अंदर में विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में ये योजना को मैं कार्यान्वित करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे पावर की ज़रूरत है, और पावर तभी आएगी जब आप क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व करोगे, बनोगे, तो आएगी, और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। बहुत खूब। जो आपने बात किया धन का और पावर का, तो आपको ये थोड़ा सा असमंजस सा नहीं कर देता है कि शिक्षा जैसी चीज़ जो प्राइमरी चीज़ है सबके लिए, जीवन की जो सबसे प्राइमरी चीज़ है, जब आप अपने जीवन का जब नींव रखते हैं तो शिक्षा सबसे बढ़कर होती है। तो जो स्कूल की शिक्षा है उसको क्यों ना ऐसा मजबूत कर दिया जाए कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जड़ से ख़त्म किया जा सके। ये सही है या गलत है? क्योंकि इतने बड़े बड़े विद्यालयों के जो स्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं सरकार द्वारा, इतने पैसे लगा करके,
और उसमें शिक्षा भी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उसके जगह पर काम कर रही हैं। इस चीज़ से आप कैसे निकल सकते हैं? आपके पास क्या रणनीतियाँ हैं इससे निकलने की बाहर? आप कैसे निकाल सकते हैं इस चीज़ से? देखिए प्रियांशु जी, बहुत छोटे शब्दों में 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा बस कि ऐसा है, आपने पूछा ना कि ये क्या है, संभव है, बिल्कुल संभव है, ऐसा हो सकता है। किंतु जो जिस राजा के हाथ में साम्राज्य होता है, वो राजा ही उस चीज़ का निर्धारण और निर्माण करता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि यदि हम अपने राज्य के परिवेश में बात करें तो निश्चित रूप से जो राजा है वो राजा की मानसिकता उस रूप में नहीं है जिस रूप में हम चाहते हैं। और जब तक राजा वैसा है कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए उन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व और एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसके पास में वो विज़न हो, जिसके पास में उस कार्य को करने की कार्य कुशलता हो, जिसके पास में संस्कार हो, जिसके पास में वो क्षमताएं हो, तो ही हो पाएगा। और मेरा मानना यह है कि जब तक टांग पकड़ करके दूसरे राजा को नीचे नहीं लाया जाएगा और एक नया राजा बन करके नहीं आएगा, यही होता है सत्ता और यही होता है पावर। तो पावर इसीलिए आवश्यक है क्योंकि मैं चाह करके भी, अभी मैं पीछे आपको बता दूं, मैं बता देता हूं, आप चाह रहे हैं तो, आप खोल करके पूछ रहे हैं तो मैं खोल करके बता देता हूं कि पिछले करीब 6 से 7 वर्षों से मैं महरौली के विद्यालयों में विज्ञान विषय की पढ़ाई को लेकर के कई बार कई पत्रों को लिख चुका। हमेशा कुछ मेरे पास में अजीब गरीब जवाब आते हैं। कभी वो बोलते हैं कि जी हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कभी बोलते हैं कि हमारे पास में शिक्षक नहीं, कभी वो बोल देते हैं कि हमारे पास तो बच्चे ही नहीं आते जो साइंस पढ़ना चाहते हैं। तो मैं इस बात को कैसे मान लूँ? मेरे पास तो बहुत सारे बच्चे आते हैं जो बोलते हैं कि सर मुझे तो विद्यालय ही नहीं मिल रहा है जहाँ पर मैं साइंस विषय के साथ में पढ़ाई कर लूँ अपनी 10वीं की, 11वीं की, 12वीं की। मैं कई बार इस विषय को लेकर के कई लोगों को लिख चुका। अभी रिसेंटली मैंने एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि विद्यालयों के अंदर में साइंस विषय है ही नहीं है, ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में जहां पर लाखों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों को साइंस विषय, इतना दुर्भाग्य कि आज के आधुनिक दौर के अंदर में हमको 10वीं कक्षा के अंदर में विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। तो दुर्भाग्य का विषय। तो मैं तो सिर्फ आज के समय में अपनी पावर्स के अनुरूप सिर्फ अपनी आवाज को बुलंद कर सकता हूं, अपनी आवाज को आगे बढ़ा सकता हूं जब तक मेरे हाथ में कलम नहीं होगी। जिस दिन मेरे हाथ में कलम होगी, मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस दिन मेरे हाथ में कलम होगी उस दिन पहला कार्य मेरा यही होगा कि कैसे भी करके, भले ही मुझे जमीन पर बैठा करके टाट पट्टी बिछा करके बच्चों को पढ़ाना हो, लेकिन साइंस विषय का इंक्लूजन होना चाहिए। तो ये तो एक छोटा सा विषय है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं विद्यालय के अंदर में जो डेवलपमेंट में होनी चाहिए लेकिन नहीं हो पाती हैं क्योंकि हमारे जैसे आम लोग सिर्फ अपनी बातों को, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। कार्य करने वाले अभी फिलहाल वो लोग हैं, और वो लोगों की मंशा यदि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने में है तो हम कैसे उनको किसी चीज़ के लिए प्रेरित कर सकते हैं? तो आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि लोग भी जागरूक बने और लोग भी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें जो कि उनके इन विषयों के ऊपर में बहुत पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ने का, कार्य करने का इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति रखता हो। आपने जिस राजा के बारे में बात की, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस राजा को ऊपर जाना चाहिए, क्या वो राजा आप बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं तो आप उनसे भिन्न कैसे हैं? देखिए, राजा बनना मेरा कोई सपना नहीं है। और मैं आज जब लोकतांत्रिक देश के अंदर में हम निवास करते हैं तो आज के समय में तो राजतंत्र खत्म ही हो गया। आज के समय में तो मैं जब समान शिक्षा की, समान अधिकारों की बात करता हूँ तो सब समान है। मैं भी समान हूँ, मैं भी एक कॉमन व्यक्ति हूँ, आम व्यक्ति हूँ। राजा बनना शौक नहीं है, लेकिन उस कॉमन व्यक्ति को, कॉमन व्यक्तियों के लिए एक मानसिकता का विकास करने का तो मेरा संस्कार है। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कार्य को राजा बनकर के ही किया जाए,
लेकिन हाँ, राजा के अंदर में यदि सगुण राजा है तो सगुण राजा से के साथ में काम करने में बहुत सारी सहूलियत मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर आज किसी कार्य को मैं 6 साल 7 साल लग करके लड़ाई करके यदि करवाता हूँ, अच्छा राजा होगा तो वो राजा सपोर्टिव होगा, तो जो काम 6 साल खिंच रहा है वो शायद 6 दिन में हो जाए। तो मुझे राजा से कुछ वो नहीं है, लेकिन राजा जो है वो उसकी मानसिकता बड़ी सकारात्मक, बड़ी सक्रिय मानसिकता वाला होना चाहिए। मैं राजा बनूं या कोई और राजा बने, जो भी राजा बने वो ऐसा राजा बने जिसके पास में राजा वाले सभी गुण विद्यमान हो। और अब तो प्रभु श्री राम भी आ गए, और जब प्रभु श्री राम आ गए तो प्रभु श्री राम के जैसा राजा तो कोई हुआ ही नहीं। तो हमको उन प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए, उनकी मर्यादाओं में रहते हुए, अपने राज्य के लिए, जैसे प्रभु श्री राम ने अपने राज्य के लिए, लोगों के भले के लिए, मानव हित के लिए वनवास तक झेला, इसी प्रकार से राजा की मानसिकता होनी चाहिए कि यदि उसको लोगों के हित के लिए, शिक्षा की प्रगति के लिए यदि वनवास भी जाना पड़े तो वो वनवास जाने की भी इच्छा शक्ति रखता हो। ऐसा ना हो कि जो वनवास जाने के बजाय वो अपना शीश महल खड़ा कर ले, तो ऐसा राजा नहीं होना चाहिए। आपके विज़न को मैं देख सकता हूँ, बहुत ही खूब। मेरा अगला प्रश्न है, आपका काम कैसे लोगों को समझौते और स्वाभिमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद कर रहा है? इसके लिए सीधा मैं आना चाहूँगा, अभी कोविड जैसी विकराल सिचुएशन से पूरा विश्व जूझ रहा था, और कोविड जैसा स्थिति मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि कभी दोबारा ना बने। और लेकिन उसके बनने के पीछे कारण भी हम मानव ही हैं। हम लोगों के द्वारा जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने सारे दुष्कर्म किए जा रहे हैं हम लोग, वो प्रकृति रिटर्न में दे रही है। अब वो प्रकृति दे रही हो चाहे कोई मानव दे रहा हो, मिल तो रहा है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन सभी सिचुएशंस के बीच में अभाव के अंदर में हमेशा अवसर खोजना ही प्रभावशाली होता है। सॉरी। तो अब है क्या स्थिति कि अभी कोविड की सिचुएशंस बनी, तो उस कोविड के सिचुएशंस के बाद में जो मुझको ऊर्जा संचरित करती है, ऊर्जा संचरित ऐसे करती है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परिस्थितियों में देखा। उसमें मुझे मुख्य रूप से दिखाई पड़ा कि उस दौरान बहुत सारी बेटियां ऐसी थी जो कि बेटियां अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपनी सेहत को लेकर, अपनी हाइजीन को लेकर के बहुत सारे सेक्रीफाइस कर रही थी, बहुत समझौते कर रही थी, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कुछ के पास में पैसों का अभाव था क्योंकि अर्न नहीं कर पा रहे थे। तो उस स्थिति में क्या था कि वो होता है कि कुछ जो चीज़ें हमको अपने जीवन के लिए ज़रूरी नहीं लगती, हम उसको बाईपास कर देते हैं। तो वो बाईपास वाली स्थिति बनी हुई थी कई सारी बेटियों के लिए, जो कि मेरे संज्ञान में आया। तो उस समय मैंने एक निश्चय किया कि क्यों ना कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। लोग बेफिजूल के कार्यक्रमों में, बड़े भव्य कार्यक्रमों को करने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, क्यों ना कुछ इस प्रकार की धरातली व्यवस्थाओं को किया जाए जहां पर कम बजट के अंदर में ज़्यादा लोग प्रभावित हों, लाभान्वित हो, नॉट प्रभावित नहीं, लाभान्वित हो। तो मैंने उसी प्रकार की व्यवस्था का संचालन शुरू किया। मैंने अपनी ही बेटिया के नाम पर एक फाउंडेशन का निर्माण किया। उस फाउंडेशन की शुरुआत भी मैंने उस दिन करी जिस दिन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, बेटी क्योंकि साक्षात देवी स्वरूपा होती हैं, और हम जब भारत को अपनी माता कहते हैं तो बेटियों के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसी ही एक बिटिया हमारी बहुत ही प्रेरक वक्ता, राष्ट्रवादी वक्ता लब्धि ठक्कर, जिसको हमने महरौली बुलाया। आज जहां जिस युग के अंदर में बेटियों का के साथ में दुराचार हो रहा है, बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, हमने उस बेटी को लोगों के बीच में ला करके, सम्मान करके, उसका एक मान कद बढ़ा करके हमने प्रयास किया कि लोगों को जागरूक किया जाए। उसी समय निर्धारण किया कि एक ऐसी संस्था के माध्यम से बेटियों के प्रति हम उनको संस्कारी, सदाचारी, साहसी और हर प्रकार से सुविधाएं दे करके आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
उसी क्रम में हमने बेटियों के लिए एक निःशुल्क सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशंस के बूथ का निर्माण किया। अब मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जब मैंने उस सैनिटरी पैड के डिस्ट्रीब्यूशन बूथ का उद्घाटन किया तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास में हर तरीके का एक रिस्पॉन्स आया, जिसमें पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था। तो पॉजिटिव, लोग हमेशा नेगेटिव की चर्चा करते हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव की चर्चा करूंगा। पॉजिटिव में बहुत सारे लोगों ने मुझको प्रोत्साहन किया, बोले कि ये तो बहुत लीक से हट करके बात करी आपने, लोग दिखावे के लिए करते हैं लेकिन आप तो वास्तविकता में सच्ची सेवा करना चाहते हो और निरंतर आगे करते रहो इसी प्रकार से। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि बेटियां बड़ी इस चीज़ को लेकर के ना बड़ी ये बड़ा प्राइवेट मामला हो जाता है, तो इस प्राइवेट मामले को इस तरीके से उजागर नहीं करना चाहिए। तो मुझे उनके ऊपर हंसी आई। मैंने कहा कि जब हम बेटियों को समानता की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि बेटा बेटी एक समान, तो ये प्राइवेट मैटर तो होता ही नहीं है ना। आज हॉस्पिटल्स के अंदर में जाइए तो हॉस्पिटल के अंदर में जब डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, जब आप मर रहे हो तो आप ये थोड़ी देखते हो कि फीमेल पेशेंट का ट्रीटमेंट मेल डॉक्टर कर रहा है या फीमेल कर रहा है, पैसा तो नहीं देखते ना। घर के अंदर में बच्चा पैदा हो रहा है, पुराने समय में दाइयाँ उसका सारा का सारा कार्य किया करती थी, तो उस समय थोड़ी आप उसको प्राइवेट, जब प्राइवेट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, वो तो हमारी विकृत मानसिकता है जिसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे लिए कोई इस प्रकार का ये ऐसा कार्य नहीं जिसको छुपाना चाहिए और हमको तो बेटियों के साथ में खड़े होना चाहिए। ये तो ये सोचिए, हमारा और आपका जन्म उस प्रोसेस के कारण हुआ है, जो कि बेटियों के मासिक धर्म के कारण उत्पत्ति होती है हमारी आपकी सबकी। तो ये तो प्रकृति ही जो है वो पूरी निर्माणित उसके माध्यम से हुई है, तो हम उसको ओपनली बात क्यों नहीं कर सकते। अब ये वो नेगेटिव लोग हैं जो अशिक्षिता का वो प्रदर्शन दिखाते हैं। एग्जैक्टली। तो अब मैंने उनको ये बात बोली, मैंने कहा कि मैं तो बिल्कुल इस प्रकार की बातों को तो बहुत अच्छे से और बहुत बुलंदी आवाज़ के साथ में आगे बढ़ाऊंगा। जिसको आपत्ति होती, परेशानी होती है, वो अपना घर में जा कर के मुँह छुपा करके बैठ जाए, हाँ, बिल्कुल। मैं क्यों छुपा करके बैठूं। तो मैंने उनको यही बोला, तो वो लोग फिर धीरे धीरे शांत हो गए। वो दुराचारी जितने थे वो सारे के सारे विकृत मानसिकता वाले अपने अपने घरों में बैठ गए और हम उसको करते रहे। लेकिन दुर्भाग्य था कुछ लोगों को, फिर भी मैंने बोला ना कि सत्ता जब तक आपके हाथ में ना हो, पावर आपके हाथ में ना हो, तो कुछ लोगों ने, विकृत मानसिकता के लोगों ने उस बूथ को मेरे हटा दिया। हालांकि मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ कोर्ट के अंदर में, वो जीत भी जाऊंगा और आगे हम निर्माण भी कर रहे हैं 1000 से ज़्यादा बूथों का, तो वो निरंतर चलती रहेगी। और मैं तो इस तरीके के कार्यों में अपनी बेटियों के साथ में, राष्ट्र की बेटियों के साथ में पूरी तत्परता और दृढ़ता के साथ में आगे खड़ा रहूँगा और अपनी लास्ट सांस तक खड़ा रहूँगा। किसी को कोई आपत्ति होती, परेशानी होती तो होती रहे। मैं तो अभी बहुत सारे उनके लिए प्रकल्प लेकर के आ रहा हूँ, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग का प्रकल्प लेकर के आ रहा हूँ। बेटियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था कर रहा हूँ जिन बेटियों को बेटे छोड़ देते हैं, मतलब लोग छोड़ देते हैं, उन बेटियों के लिए मैं एक ऐसा आश्रय, एक ऐसा होम बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं उन बेटियों को लेकर के आऊँगा और उन बेटियों को रखूँगा, उनको शिक्षित करूँगा, उनको आगे बढ़ाऊँगा जीवन के अंदर में। बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो बेटियों के प्रति तो मैं सबसे पहले हूँ, राष्ट्र और बेटियों के प्रति सबसे पहले हूँ। मेरा अगला प्रश्न जाता है आपको, जैसे जैसे आप समाज सहयोगी के पथ पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, एक सवाल उठकर आया है। जिस प्रकार सवाल जब उठते हैं जब आप और आपके हौसले बुलंद हों, आप मुंह तोड़ जवाब देते हुए हर अपने पथ पर कायम रहते हैं, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या लाभ, क्या हानि, क्या लगाव, क्या आपको ये काम करके क्या मिलता है। लोग आजकल अपने ही, जो आपने बात की थी सेल्फिशनेस के लिए, आजकल लोग सेल्फिश हैं। आपको क्या मिलता है सब करके? इस प्रश्न का मैं सिर्फ एक ही शब्द में आंसर करूंगा कि मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है और आत्मसंतुष्टि से बड़ा इस जीवन के अंदर में कुछ भी नहीं है। मैं बता दूं कि इस आत्मसंतुष्टि को प्राप्त करने के लिए ही मैंने अपने जॉब को छोड़ा। इस आत्मसंतुष्टि को प्राप्त करने के लिए ही मैंने अपना संपूर्ण जीवन जो है वो समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया। इस आत्मसंतुष्टि के कारण ही मैंने अपने शरीर के ऊपर से लेकर के नीचे तक के सभी अंगों को मैंने दान कर रखा है। मैंने ही नहीं, मेरी पत्नी ने भी कर रखा है।
और क्योंकि मैंने दान कर रखा है उसीलिए मैं किसी भी प्रकार के व्यसन में नहीं हूँ। मैं किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करता हूँ और बल्कि लोगों को प्रेरित करता हूँ कि किसी भी प्रकार के व्यसन में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि यदि आप किसी को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, मैं तो गिफ्ट कर रहा हूँ ना, मेरी ब्रेन डेथ की कंडीशन में जब मेरे शरीर के किसी अंग को किसी और को दिया जाएगा तो वो एक गिफ्ट दिया जाएगा, और गिफ्ट हमेशा अच्छा सुंदर दिखना चाहिए। अब यदि मैं भी धूम्रपान करके अपने अपने लंग्स को कुंठित कर लूँगा, ख़राब कर लूँगा, तो वो ख़राब गंदे से दिखने वाले लंग्स किसी को गिफ्ट थोड़ी करेंगे ना। यदि मैं शराब पी करके अपने लीवर को डैमेज कर लूँगा, ख़राब कर लूँगा, तो वो थोड़ी किसी को मैं गिफ्ट करने योग्य हूँ। तो इसीलिए गिफ्ट करना तो एक मेरा एक अपना ध्येय था, लेकिन उसके साथ में ये भी जुड़ा हुआ था कि हे प्रभु, मुझे कुछ ऐसी व्यवस्था में डाल दो कि चाह करके भी मैं उस व्यसन के अंदर में ना पड़ूं। तो मुझे ये सभी कार्य करने में जितने भी समाज के प्रति मैं हमेशा लगा रहता हूँ, या फिर मेरे साथ में मेरे जुड़े हुए साथी लगे रहते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो, रात हो चाहे दिन हो, 24 घंटे, घर पॉकेट के अंदर में पैसा हो या ना हो, यदि सेवा करनी है तो करनी है ना। तो चाहे ब्लड देना हो, चाहे अंग देना हो, या फिर अपना जा कर के कहीं पर सेवा का, यदि हमको अपने शरीर से सेवा करनी तो सेवा करना हो, किसी को जल पिलाना हो, किसी को शिक्षा देना हो। शिक्षा अब जो अर्जित करी है उसमें कोई मेरे को शिक्षा देने में किसी पे पैसे थोड़ी लगने हैं ना। यदि मुझे किसी को कोई जा कर के जागरूक करना है, कोई कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसको बताने में मेरे कोई पैसे थोड़ी लगने हैं ना। तो वो सारी निरंतरता के साथ में चीज़ें चल रही हैं, वो चलती रहेंगी हमेशा, और उससे सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही चीज़ प्राप्त होती है कि मुझे आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे पिता जो अब इस जीवन में नहीं है वो मुझे देख रहे होंगे तो वो प्रसन्न हो रहे होंगे। मेरी माँ जो मेरे साथ में है वो कहीं ना कहीं गर्वान्वित महसूस करती होंगी मेरे कर्तव्यों को देख करके, कामों को देख करके, और मेरे से जो छोटे मेरे लोग हैं वो मेरे कर्म को देख करके शायद 1% परिवर्तित हो जाए यदि गलत दिशा में है, तो वो मुझे आत्मिक अनुभूति बहुत ही अच्छा फील कराती है, जिसके लिए मैं ये समाज सेवा करता हूँ, करता रहूँगा, और ऐसे ही करता रहूँगा कि अपने जीवन का जो मैंने उद्देश्य निर्धारित कर रखा है कि मेरे अंतिम यात्रा में पीछे 10,000 लोग होंगे तो ही मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। तो उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूँ। बाकी मेरे पास में मेरे को जीवन में और कोई इच्छा नहीं है, कोई मोह नहीं है, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मुझसे जितना हो सके वो राष्ट्र और धर्म और समाज के निर्माण के लिए, मानव हित के लिए जितना कर सकूं वो कम है। आपके इस लॉन्ग विजन को देख के तो मैं आपसे जुड़ चुका हूँ। अब आप उन लोगों को कैसे जोड़ेंगे, आप उन लोगों को वेलकम कैसे करेंगे जो एक स्वाभिमान के साथ जीते हैं, जो है ऊंची पदों पे, पैसा भरपूर है, एक पावर में जीते हैं? आप उनको कैसे वेलकम करेंगे कि वो भी आए और अपना कंट्रीब्यूशन दे सोशल वेलफेयर में? देखिए, ऐसी स्थिति आती है, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि बड़े रिजिड होते हैं अपने चीज़ों को लेकर के, और बोलते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो उस स्थिति में मैं प्रयास करता रहता हूँ मुस्कुराते हुए। मैं हमेशा उनको जोड़ने का प्रयास करता रहता हूँ। मैं उनसे कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मैं कभी भी अपने मन में दूषित नहीं करता अपने मन को कि यार ये व्यक्ति तो ऐसा है। बल्कि मैं क्या करता हूँ कि मैं और तत्परता के साथ में उनके भी काम आना शुरू हो जाता हूँ, और आते आते बहुत सारे लोगों को मैंने परिवर्तित किया है अभी तक, और कुछ लोग हैं जो कि प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, आज मैं एक सामान्य नागरिक के तौर पर बैठ कर के बात कर रहा हूँ तो शायद कम लोग उसको फॉलो करेंगे, लेकिन जिस दिन मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुँच जाऊँगा, एक ऐसी सफलता की सीढ़ी चढ़ लूँगा, तो बहुत सारे लोग फिर से और परिवर्तित हो जाएंगे। फिर भी जो बचेंगे उनको और आगे आने वाले कामों से करूँगा। तो मैं निरंतरता के साथ में प्रयास करता रहूँगा, प्रयास नहीं छोड़ूंगा। जो जैसे जुड़ता जाएगा उस कारवे के अंदर में, उसका वेलकम है। जो नहीं जुड़ेगा, दूर से भी देख रहा है, तो उसका भी स्वागत है हाथ जोड़ करके। बहुत खूब, बहुत खूब। स्वाभिमान बस टूट जाना चाहिए। स्वाभिमान तोड़ना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कि वो अपने जीवन के मूल्यों का निर्वहन करना सीख जाए अपने स्वाभिमान के साथ में। अब क्योंकि आप सामाजिक के साथ राजनीतिक भी हैं, आगे की आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए प्रियांशु जी, मैं हमेशा से सामाजिक ही रहना चाहता था,
और सामाजिकता में ही मुझे प्रसन्नता मिलती थी, आत्मिक संतुष्टि मिलती थी। लेकिन जो जो मैं सामाजिकता के साथ में आगे बढ़ा, जो जो मैं बहुत सारे विषयों को लेकर के बहुत सारे अधिकारियों के मध्य जाने लगा, तो मुझे ऐसा बहुत सारी जगहों पर ऐसा फ़ील हुआ कि आज के समय में जब तक आपके हाथ में डंडा नहीं होता ना, तब तक आपको काम करने में बड़ी असुविधा होती है। और वो हाथ में जो डंडा है वो राजनीतिक लोगों के पास ही होता है। राजनीति को लोगों ने, आज के युवाओं ने और बहुत सारे लोगों ने बड़ा दूषित समझा हुआ है। जबकि मेरा मानना ये है कि राजनीति हमेशा से, हमारे शास्त्रों को भी उठा करके देखें, हमारे पौराणिक साहित्यों को उठा करके देखें, तो राजनीति एक बहुत अहम स्थान रखता है। और राजनीति कोई ख़राब चीज़ नहीं है, राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। राजनीति को करने वाले लोग खराब हो गए। आज के आधुनिक परिवेश के अंदर में लगभग 90% राजनीतिक जो हैं वो खराब और दूषित मानसिकता वाले हो गए, जिसकी वजह से लोगों ने राजनीति को भी उसी तरीके से, उसी कैटेगरी में तोलना शुरू कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पर युवाओं को, अपने देशवासियों को, सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि राजनीति, सकारात्मक राजनीति जो है, यह सबसे बड़ा हथियार है अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का। आज मोदी जी देखिए ना, हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं वो सकारात्मक राजनीति के चलते कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि सकारात्मक राजनीति के साथ में उनका जो लड़ाई है वो कुछ राक्षसों के साथ में है, तो उनको कुछ ऐसा रुख भी अपनाना पड़ता है जो कि उनके स्वरूप में, क्योंकि आपको राक्षस से लड़ना है तो आपको उसकी शक्तियों के साथ में लड़ना होगा ना। राम जी ने भी जब लड़ाई लड़ी, तो राम जी ने भी जब रावण की लंका पर चढ़ाई करने से पहले जब बाली के पास पहुँचे, तो बाली ने उनको कहा कि हे राम, आप कहते तो मैं रावण को अपनी काख में भर करके ले आता, मैंने तो भरा भी उसको, मैं तो आपको कर देता, फिर आपने मेरे ऊपर में अत्याचार क्यों किया? तो राम ने बोला कि देखो, मैं तो एक सामान्य पुरुष हूँ, एक आदमी हूँ, और रावण की गलतियों की सजा उसको उसके रूप में मिलेगी, लेकिन तुमने भी तो कहीं कुछ गड़बड़ कर रखा था ना, तो मैं गड़बड़ का साथ नहीं ले सकता। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि राम राज्य की स्थापना हुई है, तो राम राज्य की स्थापना में मोदी जी जैसे मानसिकता के, सकारात्मक मानसिकता के राजनीतिज्ञों से हमको, हमारे जैसे युवाओं को सीखने में प्रेरणा मिलती है कि हमको कुछ अच्छी राजनीति करनी चाहिए। तो राजनीति बहुत इम्पॉर्टेंट है और राजनीति को राजनीति के तरीके से करना चाहिए। तो मैं सामाजिक जीवन शुरू किया था, राजनीति के अंदर मैं इसलिए आ गया क्योंकि बहुत सारी ठोकरें खाई, बहुत सारे कार्यालयों, ऑफिसेज के साथ बाहर बैठा। सबसे पहला तो मैंने जब यहाँ पर कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के सामने जो फुट ओवर ब्रिज बना, तो उसके लिए मैंने 3 दिन की भूख हड़ताल करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में फिर जाकर के हफ्तों में अपने जूते घिसता रहा, तब जाकर के कई प्रयासों को करने के बाद में मुझे सफलता प्राप्त हुई। तो उस समय मुझे फील हुआ, यार मेरे पास में पावर होती तो मैं तुरंत इसको कर देता। ये छोटा सा विषय है, एक फुट ओवर ब्रिज नहीं बना सकते तो फिर क्या कर सकते हैं हम। शिक्षा के ऊपर में आपने पूछा, तो शिक्षा में मैं साइंस विषय को लेकर के काफ़ी समय से प्रयासरत हूँ, आज तक नहीं ला पाया क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ। यदि मैं पावर में होता तो मुझे एक साइन करने में मुश्किल से 1 मिनट भी ना लगता, मैं ले आता। इसी प्रकार से बहुत सारी व्यवस्थाओं को जब मैंने देखा कि नहीं हो पा रही हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा। अब देखिए, आप आज महरौली के अंदर में हर गली टूटी हुई है, नालियों में से पानी, गंदा पानी बहता है। वो छोटे छोटे बच्चे जब विद्यालय जाते हैं तो वो गंदे पानी में गंदा पाव करके स्कूलों में जाते हैं और वो दिन भर बैठे रहते हैं वहाँ पर। सोचिए ना कि कितना हाइजीन का इशू है। गंदगी हम क्या साफ़ नहीं कर सकते? इतना बड़ा मुद्दा थोड़ी है, इतनी बड़ी चीज़ें थोड़ी हैं। बहुत यदि करना चाहे कोई तो 2 दिन के अंदर में महरौली साफ़ हो सकती है। उसी क्रम में हम आगे बढ़े, जाम की व्यवस्था। लोग इतने स्वार्थी हो गए कि अपनी अपनी गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं, अब उनको आने जाने का रास्ता नहीं मिलता लोगों को। तो ये हमारा प्रशासन क्या करता है, ये हमारी सरकारें क्या करती हैं? तो ये सारे विषय बहुत छोटे छोटे हैं, ये डेवलपमेंट हो सकते हैं, लेकिन एक मानसिकता होनी चाहिए सकारात्मक, लालच को छोड़ करके आगे बढ़ने की मानसिकता होनी चाहिए। तो इस वजह से सामाजिक परिवेश से आगे बढ़ करके राजनीतिक परिवेश में आने का एक निर्णय मैंने लिया और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में इस बात को कह रहा हूँ कि राजनीति में आकर के भी जिस प्रकार से सामाजिक कार्यों को किया, राजनीति के अंदर भी आकर के उन कार्यों को आगे करने का काम करूँगा। अभी बहुत सारी योजनाओं जो चल रही हैं पहले से, उनके साथ में कुछ और कार्य योजनाएँ हैं, जिसके अंदर में एक सबसे बड़ी योजना, एक योजना की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं।
और वो अब इस वीडियो के माध्यम से मैं बता भी देता हूँ। बाकी योजनाओं को धीरे धीरे बताऊँगा, लेकिन एक योजना मैं बता देता हूँ। आज के समय में कैंसर जैसी समस्या लोगों को बहुत घेर रही है, और जहाँ भी देखो वहाँ पर कैंसर के पेशेंट्स निकल कर के आ रहे हैं। कैंसर के पेशेंट्स के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कैंसर का डिटेक्शन होने के बाद में उनको आर्थिक असुविधा होती है, और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से अपने ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, या फिर परिवार पीछे परेशान रहता है। तो हमारी संस्था ने हमने एक प्रकल्प शुरू किया इसके लिए, और उस प्रकल्प के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हर महीने शुरू हो करके, अब शुरू करने जा रहे हैं उस प्रकल्प को, और हर महीने लगभग 100 लोगों को कई जगहों से चिन्हित करके, किसी भी एरिया की किसी भी जगह के हो सकते हैं, तो कई जगहों से, और उसमें हम शुरुआत अपने महरौली के अंदर से कर रहे हैं, महरौली विधानसभा के अंदर से। महरौली विधानसभा के अंदर में वो व्यक्ति, वो परिवार जो कि आर्थिक अभाव में है, लेकिन अपने भविष्य को कैंसर के परिप्रेक्ष्य में सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो हर महीने 100 लोगों को हम अपनी तरफ से कैंसर प्रोटेक्शन प्लान का एक इंश्योरेंस, जो कि 10 लाख रुपए तक का कवरेज देता है, हम अपने माध्यम से हर महीने 100 लोगों को देने का प्रकल्प शुरू करने जा रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जिसके माध्यम से क्या होगा कि यदि किसी व्यक्ति को, किसी परिवार में दुर्भाग्यशाली होता है और उसको यदि कैंसर डिटेक्ट होता है, तो उस स्थिति में प्रथम स्टेज में 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, दूसरे स्टेज में 3 लाख रुपए, और अंतिम स्टेज में 4 लाख रुपए, इस प्रकार से टोटल 10 लाख रुपए की व्यवस्था जो है वो कंपनी करेगी। वो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो पूरे जीवन तक हमारे संस्था और हमारे माध्यम से जाता रहेगा। लोगों को तो सिर्फ ये करना है कि लोगों को हमारे पास में उसके लिए रजिस्टर कराना है। रजिस्टर होने के बाद में उनकी पॉलिसी क्रिएट करेंगे। पॉलिसी क्रिएट करने के बाद में वो पॉलिसी जो है उन लोगों तक पहुँचा दी जाएगी। तो इस प्रकार से अभी फ़िलहाल मिनिमम 100 लोगों को हर महीने हम वो कैंसर प्रोटेक्शन प्लान देने की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत खूब। और इसी प्रकार से और भी करीब हमारे पास में 50 सूत्री योजनाएं हैं, जिन 50 योजनाओं के ऊपर में भविष्य में हम काम करने वाले हैं। और वो सारी योजनाएं इसी प्रकार की हैं जो कि डायरेक्टली उन लोगों को लाभान्वित करती हैं जिनको उनकी आवश्यकता है। आपके जवाब में तो मेरे सवाल ने काफ़ी रुख बदल दिए। हमने बात शुरू की थी सामाजिक से राजनीतिक तक की सफ़र को, लेकिन आपके मन में अभी भी सामाजिकता को लेकर के जो विषय है काफ़ी गंभीर है। और मैंने आपको बोला ना कि मैं राजनीतिक पद पर भी चला जाऊंगा, लेकिन सामाजिकता को नहीं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे संस्कारों में, मेरे ब्लड्स के अंदर में, ब्लड सेल्स के अंदर में घुल चुकी है। तो उसको मैं समाप्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि राजनीति का भी एक दौर है। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि वो राजनीति के दौर को मैंने अपने लिए बहुत निर्धारित कर रखा है। एक मज़े की बात और आपको मैं बताता हूँ कि राजनीति के अंदर पदार्पण करने के बाद में मैंने एक विचार और कर रखा है कि मैं लगातार राजनीति के अंदर में सिर्फ एक ही तरीके से आगे बढ़ने का काम नहीं करूँगा। मैं सिर्फ एक टेन्योर राजनीति के अंदर में रहूँगा जब भी मैं आगे बढ़ूँगा। जैसे 5 साल का एक कार्यकाल होता है, तो उस 5 साल के कार्यकाल में स्वयं रहूँगा, और उसके बाद में उस राजनीतिक कार्य को छोड़ करके सामाजिकता में आगे बढ़ जाऊँगा। वो 5 साल इसलिए क्योंकि 5 साल में बहुत कुछ ऐसा कर दूंगा, बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी कर दूंगा कि दोबारा उस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो 5 साल राजनीति में पद पर एक्टिव रह करके उसके बाद में संगठन की जिम्मेदारियों को निभाने का कार्य करूंगा, सामाजिक कार्यों को करने का आगे प्रयास करूंगा। आपने उनके मनोबल को भी तोड़ दिया जो लगातार, और इसके साथ में नीचे अपने से नीचे जो युवा मेरे साथ में जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर 5 साल पर एक रिन्यूअल होना चाहिए, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा आनी चाहिए। तो उसके ऊपर मैं कार्य करूंगा कि अपने नीचे अपने युवाओं की एक ऐसी व्यवस्था करूंगा कि मैं 5 साल के बाद में दूसरा 5 साल, दूसरे के बाद में तीसरा 5 साल, तीसरे के बाद में चौथा 5 साल, तो नई ऊर्जा, नए युवा और हमारे मार्गदर्शन के अंदर में कार्य चले, नई सोच के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। बहुत खूब। आपके साथ ये सफ़र काफ़ी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सकारात्मक रहा मेरे लिए तो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे साथ दर्शक बने रहे अब तक, उनके लिए आप छोटा सा मैसेज और दे दीजिए, ताकि जो सकारात्मक की जो ऊर्जाएं हैं बस घूमती रहें और आपके ऐसा लॉन्ग विजन हमारे साथ रहे।
मैं सभी जनता, सभी जितने भी लोग, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही अपील करना चाहूँगा, और मेरी करबद्ध अपील है कि सबसे पहले तो हर एक व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करना, आदर करना प्रारंभ कर दे। अपने गुरुओं का सम्मान करना, आदर करना प्रारंभ कर दे। उसके बाद में अपने समाज के अंदर में, आप अपने घर से बाहर निकलते हो, अपने आजू बाजू जितने लोगों से मिलते हो, आप अपने कार्य क्षेत्र में जाते हो, जितने लोगों से मिलते हो, आप जितने भी लोगों के संपर्क में जाते हो, आप उनका सम्मान करना, आदर करना, उनके भावों को समझने का प्रारंभ कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि सिर्फ इतना छोटा सा कार्य करने से ही एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। और ये जो आज हर जगह मार काट, लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार की अहिंसा की भावनाओं की उत्पत्ति हो चुकी है, वो सब समाप्त हो जाएगी। विश्व शांति की तरफ आगे बढ़ जाएगा। उसके साथ में एक आखिरी बात कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि धर्म ये नहीं कहता है कि आप मंदिर में जाओ, धर्म ये नहीं कहता है कि आप मस्जिद गुरुद्वारे में जाओ, आप चर्च में जाओ। धर्म ये कहता है कि आप किसी भी प्रकार से एक सच्चे भाव के साथ में, मानव की सेवा पूरे समर्पण के साथ में कर दो, वही धर्म है। और उसी धर्म से जो ये ऊर्जाएं व्याप्त हैं, ये प्रकृति जो व्याप्त है, जो ये ईश्वर जिसको हम अलग अलग रूपों में मानते हैं, वो आपके साथ जुड़ जाएगी। और जब वो आपके साथ जुड़ जाएगी तो आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं डिगा सकता। क्या बात है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रियांशु जी, थैंक यू। सो मच। आपके साथ बहुत ही सुंदर, और ये जो ऊर्जा मैं महसूस कर पा रहा हूँ,